जो युवा हैं उनको केंद्र में रखा हुआ है। केंद्र में चाहे एनडीए हो, महागठबंधन हो, दोनों को पता है कि अगर इनको जीत लिया तो बिहार जीत लिया। बिहार में जंगल राज की बात हो रही है, लगातार अपराध वहां पर बढ़ रहा है, तो महिलाओं को सुरक्षा भी वहां पर चाहिए। और जिस तरीके की खबरें बिहार से आ रही है, हम लगातार जो है खबरों पर नजर बनाए रखे हुए हैं, तो वहां पर महिलाएं सुरक्षा मांग रही है। जीविका दीदी योजना जो है वो सरकार के लिए वाकई में ट्रम्प कार्ड हो सकता है चुनाव में। जैसा लाइन में कतार में हम दोनों पहले चरण में भी और दूसरे चरण में भी हम लगातार सुबह से देख रहे हैं महिलाएं कतार में हैं और लगातार वोट कर रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल और मैं हूं आपके साथ पूजा वशिष्ठ। बिहार विधानसभा में दूसरा यानी कि यूं कहें कि अंतिम चरण का मतदान जारी है। लोग सुबह से ही घरों से निकल चुके हैं और मतदान उन्होंने देना शुरू कर दिया है। 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों के लिए मतदान शुरू हो गया है। 1302 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज मतदाता ईवीएम में कैद कर देंगे और इसी के साथ ही 14 नवंबर को हमें पता चल जाएगा कि बिहार की जनता ने किसे जनादेश दिया है। इसी को लेकर हम लगातार पल पल की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हम देख रहे हैं सुबह से ही मतदाता घर से निकल रहे हैं और वोट कर रहे हैं। मतलब लोग चाहते हैं कि उनका जो कैंडिडेट है वो उसे विनर बनाए, तो इसी के चलते उन्हें मतदान करने के लिए घर से निकलना है और वो निकल भी रहे हैं। क्योंकि जब तक आप मतदान नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी सरकार को ब्लेम नहीं कर सकते कि कौन कैसा काम कर रहा है। यानी कि पहले मतदान करना है और फिर ये सामने आएगा कि 14 नवंबर को किसकी सरकार बनने जा रही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हरिशंकर जी मौजूद हैं, हमारे साथ हिमांशी मौजूद हैं और हमारे साथ आंचल जुड़ी हुई हैं। लगातार हम लोग बिहार के चुनावों को कवर कर रहे हैं और लगातार पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार की जनता के मूड में क्या है। सबसे पहले मैं हिमांशी से बात करूंगी क्योंकि हिमांशी हमारे भारत एक्सप्रेस बिहार झारखंड के पेज पर लगातार बिहार चुनाव से जुड़ी खबरों को पोस्ट कर रही है और लगातार वहां की जनता के मन का भी हाल जान रही है कि वो किस तरफ जा रहे हैं और किसकी सरकार बनाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हिमांशी, मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगी सिर्फ और सिर्फ युवाओं के बारे में कि बिहार के जो युवा हैं वो क्या सोचते हैं, उनका क्या है, वो किस मुद्दे को लेकर वोट कर रहे हैं। देखिए, इस बार की बिहार की राजनीति की मैं बात करूं, जैसा कि आपने कहा मैं कवर कर रही थी, तो मुझे यही दिखाई दिया कि इस बार का जो मुद्दा है बिहार में, जो युवा हैं उनको केंद्र में रखा हुआ है। केंद्र में चाहे एनडीए हो, महागठबंधन हो, दोनों को पता है कि अगर इनको जीत लिया तो बिहार जीत लिया। तो इसी वजह से दोनों दलों की तरफ से लगातार घोषणाएं भी हुई। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकारी नौकरी देंगे, तो वहीं एनडीए ने भी कहा 1 करोड़ नौकरियां देंगे। देखिए, तेजस्वी यादव ने जो कहा कि वो तो भाई हर घर में सरकारी नौकरी देने वाले हैं, लेकिन भाई इतनी सरकारी नौकरी होनी भी तो चाहिए। तो मतलब तेजस्वी ने क्या हवाई वादा कर दिया या कुछ बड़ी चीज़ें स्तर पर होता दिखाई भी देगा? क्या सोचते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि हवाई वादा ही है, क्योंकि सरकारी नौकरी इतनी पोस्ट वगैरह होनी भी तो चाहिए। सही बात है, बिल्कुल। जब सरकार में ही पोस्ट नहीं है तो नौकरी कैसे देंगे? जब हम वादा करते हैं तो ऐसे ही वादा कर देते हैं, लेकिन उसके पहले पूरी रिसर्च करनी चाहिए। बिना रिसर्च करे ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी युवाओं की बात करें तो युवाओं का जो मेन मुद्दा है वो रोजगार ही है। रोजगार पर ही लोग वोट करेंगे। और पलायन भी एक मुद्दा है जो कांग्रेस ने उठाया, जिसके लिए उन्होंने पैदल पदयात्रा भी की थी। क्योंकि बिहार के जो युवा हैं उनको बाहर जाना पड़ता है, राज्य से बाहर जाना पड़ता है, नौकरी करनी पड़ती है। तो ये वाला जो मुद्दा है वो युवाओं का रहने वाला है और युवा इसी मुद्दे पर वोटिंग करेंगे। जी हाँ, ये बात बिल्कुल हिमांशी ने सही कही कि जो युवाओं का मुद्दा है वो है रोजगार का, कि उन्हें बेहतर से बेहतर रोजगार मिले। साथ ही साथ मैं इसमें जोड़ना चाहूँगी कि शिक्षा भी बहुत बड़ा उनका मुद्दा रहता है कि जिस शिक्षा को पाने के लिए उन्हें अपने राज्य को छोड़कर बाहर जाना पड़ता है, उन्हें वो ना जाना पड़े और उन्हें उनके ही राज्य में बेहतर शिक्षा की जो सेवाएँ हैं वो मिल जाएँ। यहाँ पर मेरे साथ आंचल भी हैं। आंचल, मैं आपसे महिलाओं के विषय में जानना चाहूँगी। जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात भी की थी कि चाहे शराबबंदी की बात हो, कि महिलाएँ जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बाहर निकल रही हैं और उनका जो मेन मुद्दा है शराबबंदी भी है। मेन मुद्दा मतलब जो महिलाओं की योजनाएं हैं, चाहे वो एनडीए हो या फिर वो महागठबंधन हो, कई सारी घोषणाएं हुई कि महिलाओं को इतना इतना पैसा दिया जाएगा। तो आप क्या सोचती हैं कि महिलाएं, आप भी देख रही होंगी कि सुबह से ही घर से बाहर निकल रही हैं, 7 बजे से ही लंबी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई थी और अच्छा खासा मतदान प्रतिशत की बात करूँ तो 30% के आसपास मतदान अब तक हो चुका है। तो आप क्या सोचते हैं कि महिलाओं का मेन मुद्दा और क्या हो सकता है?
शराबबंदी के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि सुरक्षा भी एक मुद्दा महिलाओं के लिए होगा, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में जंगल राज की बात हो रही है, लगातार अपराध वहां पर बढ़ रहा है, तो महिलाओं को सुरक्षा भी वहां पर चाहिए। और जिस तरीके की खबरें बिहार से आ रही है, हम लगातार जो है खबरों पर नज़र बनाए रखे हुए हैं, तो वहां पर महिलाएं सुरक्षा मांग रही है। फिर एक रोज़गार तो मुद्दा है ही, फिर साथ ही साथ उन्हें विकास भी चाहिए, लेकिन सुरक्षा सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा महिलाओं के लिए लग रहा है, क्योंकि बिहार में जंगल राज लगातार बढ़ रहा है। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो हमारी एनडीए की सरकार है उसमें कहीं ना कहीं महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं, या फिर महिलाएं यही चाह रही हैं कि एनडीए की ही सरकार वापसी करे? अगर पिछले अभी जो इससे पहले चरण की वोटिंग हुई थी उसमें भी कहीं ना कहीं ये सामने आया था कि महिलाओं ने बहुत ही बढ़ चढ़कर वोट किया है, और आज सुबह भी 11 बजे तक जो आपने वोटिंग परसेंटेज बताया उसमें भी दिख रहा है कि महिलाएं जो है वोटिंग बूथ पर जा रही हैं और भारी मात्रा में वोट कर रही है। अब ऐसे में जब उनसे वहाँ पर सवाल पूछे जा रहे हैं रिपोर्टर्स द्वारा, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं उनका झुकाव अभी भी नीतीश कुमार की तरफ लग रहा है, यानी एनडीए की तरफ लग रहा है, क्योंकि कई योजनाएं जो है महिलाओं के लिए निकाली जा रही है। तो ऐसा हम ये नहीं कह सकते कि नीतीश कुमार से वहाँ की महिलाएं नाराज़ है, क्योंकि झुकाव कहीं ना कहीं लग रहा है कि महिलाओं की तरफ है। लेकिन सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा भी इसलिए है क्योंकि वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई बार सवाल उठते खड़े आए हैं, लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ उनका कुछ रुख है ऐसा नहीं देखने को मिल रहा। तो जैसा कि आंचल ने बताया कि महिलाओं के जो मुद्दा है वो सबसे ज़्यादा उनकी सुरक्षा को लेकर है, कहीं ना कहीं वो एनडीए सरकार पर भरोसा जता रही हैं। हालांकि देखने वाली बात है कि महिलाएं जो हैं वो किसकी सरकार बनाती हैं, क्योंकि मैं ये मान रही हूँ जो विजुअल्स हमें दिख रहे हैं वो यही है कि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाहर निकल रही हैं घर से और मतदान कर रही हैं। हरिशंकर जी मेरे साथ मौजूद हैं। हरिशंकर जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, महिलाओं की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा मुद्दा आप जानते हैं हमारे साथ क्या है, जीविका दीदी। जो नीतीश सरकार ने जीविका दीदी योजना जो निकाली है, या जीविका दीदियों को जो मतलब एक जो रोजगार मिल रहा है महिलाओं को उसके लिहाज से, तो आप क्या कुछ मानते हैं कि क्या नीतीश कुमार के लिए ये एक ट्रम्प कार्ड साबित हो सकती है जीविका दीदी योजना? देखिए, जीविका दीदी योजना जो है वो सरकार के लिए वाकई में ट्रम्प कार्ड हो सकता है चुनाव में। जैसा लाइन में कतार में हम दोनों पहले चरण में भी और दूसरे चरण में भी हम लगातार सुबह से देख रहे हैं, महिलाएं कतार में हैं और लगातार वोट कर रही हैं और बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। मतलब ये है कि जीविका दीदी योजना, उसके अलावा पेंशन बढ़ाना जो है वो पुरुष के लिए भी है, वो महिलाओं के लिए भी है। तो देखिए, उसमें जो आंगनवाड़ी योजना को लेकर के हमने बताया तो उनको भी काफ़ी उम्मीदें हैं कि नीतीश अगर सरकार में फिर से आएंगे तो उनके लिए भी कुछ करेंगे। दूसरी बात है कि ये जो जीविका दीदी योजना है, आप याद करिए जब नवीन पटनायक ओडिशा के मुख्यमंत्री थे तो वहाँ भी ऐसी ही योजना वो लेकर के आए थे और गाँव-गाँव की महिलाएँ काफ़ी समृद्ध हुई थी। एक समूह, बेसिकली ये योजना क्या है कि एक समूह बनाया जाता है 5 महिलाओं का, 7 महिलाओं का, 10 महिलाओं का, उनको सरकार की ओर से फाइनेंस किया जाता है, पैसा दिया जाता है कि आप अपना जो लघु उद्योग है, छोटा जो काम है, छोटी छोटी चीज़ें महिलाएं करती हैं। जैसे कोई जो है वो कढ़ाई बुनाई का काम करती हैं, कोई स्वेटर वगैरह बुनने का काम करती हैं, वो आपस में मिलजुल के कर लेती हैं कई महिलाएं। और भी जो लोकल फॉर वोकल जो प्रधानमंत्री जिसकी बात कर रहे हैं, ये उसी तरह की योजना है कि आपके लोकल में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या वास्तुकला, क्या क्या कलाकृतियाँ हैं, इसमें मधुबनी पेंटिंग्स भी हो सकता है और भी चीज़ें हैं। तो उनको बढ़ावा देने के लिए समूह की महिलाएं जो हैं इतने कम छोटे अमाउंट से शुरू कर लेती हैं। जैसे चिप्स बनाने का काम है, पापड़ बनाने का काम है, उसके अलावा और भी बहुत तरह की चीज़, खाने की चीज़ बनाई जाती है, अचार बनाने का काम है। तो एक मतलब 10 महिलाएं 20 महिलाएं इकट्ठा हो गई और उसके बाद उन्होंने शुरू किया, और ये जहाँ जहाँ सरकार ने जगह उपलब्ध कराई है उस प्लेटफॉर्म पर इन समूह की महिलाएं वहाँ पर अपना सामान बेचती है और उससे जो फ़ायदा होता है तो उनके जेब में हर महीने पैसा आता है। और देखिए, और पुरुष समृद्ध तभी है जब उनके घर की महिलाएं भी कमा रही है, क्योंकि बराबरी की भागीदारी सिर्फ चर्चा और कानून और कागज़ों पर नहीं चाहिए। अगर महिलाएं साथ में मिलकर कदम के साथ कदम ताल करके आगे बढ़ेंगी तो देश भी आगे बढ़ेगा, समाज भी बढ़ेगा और बच्चों का जो आने वाला जो पीढ़ी है उसका भविष्य भी अच्छा होगा, क्योंकि दोनों कमाएंगे तो स्वाभाविक तौर पे उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी। तो सब एक दूसरे से कोरिलेट है, जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं ये जो जीविका दीदियों वाली जो हम बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं काफ़ी लंबे समय से जीविका दीदियाँ सरकार से मांग कर रही हैं कि उनका मेहनताना बढ़ाया जाए।
आपने देखी होंगी ऐसी खबरें कि नीतीश सरकार से वो लगातार मांग कर रही है कि उनका मेहनताना बढ़े। तो क्या कुछ सोच रहे हैं कि ये कहीं उनको नेगेटिव पॉइंट ना साबित हो जाए, क्योंकि बहुत लंबे वक्त से, भले ही वो किश्त वगैरह आती रहती है, लेकिन बहुत लंबे वक्त से उनकी जो मेहनताना उन्हें दिया जाता है, एक बेसिक जो अमाउंट तय किया गया है वो नहीं बढ़ाया गया है। देखिए, बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं। ये सरकार से मांग तो रहती है, अब जिसको आप 5,000 देंगे उनकी उम्मीद बढ़ जाती है कि हमको 10,000 मिले। स्वाभाविक तौर पे ये हर नौकरी पेशा में है, आप चाहे सरकारी नौकरी कर रहे हो चाहे प्राइवेट नौकरी कर रहे हो। हम लोग भी जो नौकरी करते हैं तो हम लोगों को भी लगता है कि आज हम अगर 1 रुपये में काम कर रहे हैं तो कल मुझे 1.25 रुपया मिलेगा। उम्मीदें सबकी होती है और सरकार अपने अपने हिसाब से फैसला करती है। लेकिन है कि एक प्लेटफॉर्म आपको मिला है जो आप करना चाहती हैं, जो जीविका दीदी करना चाहती हैं, उनका समूह, उनका संगठन करना चाहता है, उसको अगर सरकार अगर उसको सपोर्ट करती है, उसको पैसे देती है आर्थिक, तो इससे महिलाएं जो हैं, वो समूह जो है वो आर्थिक संबल की ओर बढ़ता है और ये समाज में बड़े अच्छे संकेत होते हैं और इसका मैसेज भी समाज के भीतर बहुत अच्छा जाता है कि मान लीजिए कि हमारे समूह ने बहुत अच्छा किया, हमारी महिलाओं की जो समूह हमने बनाई थी वो बहुत अच्छा कर रही है, तो गांव के दूसरी महिलाओं को भी, पंचायत के दूसरी महिलाओं को भी, और ये खबर जब राज्य स्तर तक जाती हैं तो वहाँ की महिलाओं को भी ये प्रेरणा मिलता है कि फलाने गांव की इस महिला ग्रुप ने बहुत अच्छा काम किया है और सरकार उनको प्रोत्साहन राशि उस तरीके से मिलता है। लोन भी इन लोगों को दिया जाता है कि आप अपने बिजनेस में उसको उस तरीके से लगाएं। लेकिन फिलहाल इस बार जो दिया गया उसके बदले तो उनको शायद रिटर्न नहीं करना है, ऐसा कहा गया है। तो कुल मिलाकर के ये बहुत अच्छा स्कीम है। एक समय तो आप याद करिए कि जब नवीन पटनायक ओडिशा के मुख्यमंत्री थे तो लोग कहते थे कि जीविका दी, इस तरह की योजना वहाँ भी थी, तो उसकी वजह से हर गांव की महिलाएं समृद्ध हो रही थी, उनके जेब में अच्छा खासा पैसा आ रहा था और इसीलिए वहाँ भी नवीन पटनायक को भी एक समय में महिलाएं भर भर के वोट करती थी, जैसा आज आपको बिहार के चुनाव में दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि जीविका दीदी का मतलब है कि जो गरीब महिलाएं हैं उनको अगर समृद्ध आपने कर दिया तो समाज और देश दोनों आगे बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ धन उपार्जन होने लगेगा, क्योंकि महिलाओं का उतना, जो गरीब महिलाएं हैं उनका वो कहाँ से कमाएंगी। गांव में ना कोई फैक्ट्री है, ना खेती में उस तरीके का उनके पास खेत है, ना कोई आमदनी का जरिया है, गांव में कोई दुकान भी नहीं लगा सकती, गांव में कोई सामान बेच भी नहीं सकती डायरेक्टली। लेकिन अगर उनके हुनर को अगर आपने संबल दे दिया, उनके हुनर को आपने मदद कर दी तो वो आगे बढ़ गई। जी, ये बात तो कहीं ना कहीं हरिशंकर जी ने सही कही है कि जो महिलाएं घर पर कुछ नहीं कर रही थी, आज वो जीविका दीदी योजना के माध्यम से जुड़कर अपने घर को चला रही हैं, अच्छा खासा रोजगार उन्हें मिल चुका है, अपने बच्चों को पाल रही हैं। क्योंकि शराबबंदी से तो कहीं ना कहीं वो खुश नहीं थी, लेकिन इस बात से भी खुश हो गई कि नीतीश सरकार ने उन्हें जीविका दीदी योजना दी और इसकी वजह से उनको रोजगार मिला, वो अपना घर चला रही हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं और खुद भी एक अच्छी तरीके से जीवन यापन कर रही हैं अपना। मैं हिमांशी के पास एक बार फिर से चलना चाहूँगी। हिमांशी, युवाओं की हम बात कर रहे थे, फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हैं इस बार, काफ़ी ज़्यादा फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, घरों से निकल रहे हैं, वोट कर रहे हैं। क्या कुछ सोचती हैं कि पहली बार जब आपने वोट किया होगा, पहली बार आप कैसे, मतलब किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया था और क्या सोचकर आप वोट देने के लिए गई थी? देखिए, मेरा जो वोटिंग एरिया था वो दिल्ली का था, मेरा जो वोट जाता है वो दिल्ली का जाता है। जब मैंने पहली बार वोट किया था तो मुझे बहुत खुशी हुई थी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने कभी इससे पहले वोटिंग मशीन देखी ही नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था वोटिंग मशीन कैसी दिखती है, क्या है। मुझे बताया भी था घर में कि इस तरीके के सिंबल्स होंगे, आपको जाके अपनी पसंद का वोट करना है। तो वो एक्सपीरियंस ना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, रेयर होता है, क्योंकि देखिए वोट जो है ना वो एक तरीके से इंसान के हाथों को मजबूत करता है, ठीक है, वो मेरा अधिकार है। ये पूरे 5 साल में एक बार ये पावर हमारे हाथ में आती है कि हम सरकार पलट दे, बना दे, हमारी मर्जी, हम क्या कर सकते हैं। अगर सरकार ने अच्छा काम नहीं किया तो हम उनको बनाएंगे भी, बिगाड़ेंगे भी। उस वक्त लगता है कि हाँ भाई, हम ही भगवान है ऐसा फील आता है, भैया हम ही राजा है। क्योंकि आप जब हिमांशी से सवाल पूछ रही थी तो आंचल मित्तल भी मुस्कुरा रही थी, तो उनसे भी पूछ लीजिए कि जब उन्होंने वोट किया तो उन्होंने कैसा फील किया। जी आंचल, जब आप पहली बार वोट करने गई थी तो मतलब क्या ये सब सोच के देश के बारे में गई थी, सोच के कि नहीं ऐसा ऐसा हो रहा है और मुझे बदलाव चाहिए, या फिर सोच के गई थी नहीं मेरा पहली बार वोट है और मैं देखती हूँ कैसा लगता है वोट वगैरह डाल के?
तो पहली बार वोटिंग का एक्सपीरियंस, जैसे कि हिमांशी ने कहा, एकदम अलग होता है और वो एक्सपीरियंस हर किसी को होता ही है। तो मेरे माइंड में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी कि किस मुद्दे पर वोट करना चाहिए। मेरा भी दिल्ली का ही वोट है। तो एक बार जब मैंने वोट दिया था तो विधानसभा वाले वोट के लिए दिया था, एक बार लोकसभा के लिए दिया था। तो पहली बार जब मैंने वोट दिया तो लोकसभा के इलेक्शंस तब होने थे, तो उसके लिए मैंने वोट दिया था। तो तब मुझे देश को सोच कर देना पड़ा था, देश में क्या कुछ चल रहा है, क्या ज़रूरत है, युवाओं की क्या ज़रूरत है। तो ये सब सोच के मैंने वोट दिया था। और कहीं ना कहीं अगर मैं आपको सच बताऊं तो फैमिली का भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था उस चीज़ पर, क्योंकि पहले टाइम वोटर है, इतना नहीं पता होता कि क्या सरकार का है, क्या बेहतर रहना चाहिए। तो फैमिली का भी इन्फ्लुएंस था थोड़ा बहुत मेरा खुद का दिमाग था। तो उस तरह से मैंने वोट दिया था और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एक सवाल मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा, आप हम सभी से सवाल पूछ रही हैं। अच्छा, चुनाव में आपको कभी फील हुआ कि मतलब हम जहाँ पर वोट डालने जा रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप किसी मतदान केंद्र पर गई हों, चाहे आपके यहाँ से कोई ऐसा कैंडिडेट हो जो आपकी जाति से जुड़ा हुआ हो, चाहे मतलब आप पर्टिकुलर किसी जाति को वोट देना चाहती हो कि ये हमारा इस जाति का, हमारे जाति का, हम इसको वोट करना चाहते हैं, क्या आपके मन में कभी ऐसा फीलिंग आया क्या? नहीं, मेरे मन में ऐसा फीलिंग नहीं आई। मैंने पार्टी सोच के हमेशा वोट दिया है, क्योंकि कैंडिडेट्स तो मतलब बदलते रहते हैं। कभी कोई किसी पार्टी से खड़ा हो जाता है और कभी कोई किसी पार्टी से खड़ा हो जाता है। लेकिन मेरा पार्टी सेंट्रिक था कि मुझे किस पार्टी को वोट देना है, ये मुझे अच्छे से पता था पहले बार के इलेक्शन में। मैं जब याद करती हूँ इलेक्शन का वो टाइम, तो मुझे वो याद आता है जब मैंने पहली बार रिपोर्टिंग की थी। मतलब मैंने अपना जर्नलिज्म शुरू किया और 2014 में ही मैं, जब लोकसभा के चुनाव थे, जब नरेंद्र मोदी ने सरकार बनाई थी, पीएम मोदी ने, तब मेरे को अच्छे से याद है कि मैं उस बूथ से खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रही थी और वो एक्सपीरियंस मेरा लाजवाब था। चाहे वोटिंग का एक्सपीरियंस लाजवाब हो या ना हो, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। आपके जीवन में भी ऐसा बहुत कुछ हुआ होगा कि मतलब वो एक लहर ही उस टाइम पे अलग थी, 2014 वाली। देखिए, चुनाव में मतलब ठीक है, हो सकता है कि हमारी जाति का भी कोई खड़ा हुआ हो, तो लेकिन जाति और धर्म से ऊपर वोट करना चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर सामने वाला अच्छा कैंडिडेट है, अच्छा उम्मीदवार है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, कुछ करने वाला दिखता है, तो इन सब से ऊपर उठ के वोट करिए। क्योंकि होता क्या है कि अगर वो कोई अच्छा पढ़ा लिखा है, कोई अच्छा समझदार अगर कैंडिडेट आगे तक पहुंचेगा, वो नगर निगम में पहुंचेगा, लोकसभा विधानसभा में पहुंचेगा, लोकसभा में पहुंचेगा, राज्यसभा में पहुंचेगा, तो आपके लिए कुछ ना कुछ सोचेगा। और अच्छा नहीं सोच पाया तो गलत तो कदापि नहीं सोचेगा। लेकिन अगर एक आप ऐसा कैंडिडेट चुन लेती हैं, चाहे हम चुन लेते हैं, जो डिज़र्व नहीं करता, तो फिर आगे जाके वो कुछ करेगा भी नहीं। क्योंकि हमने अपनी मर्जी से चुन तो लिया, लेकिन वो योग्य उम्मीदवार नहीं है। तो आगे अगर उसको मौका भी मिलेगा, चाहे वो मंत्री बन जाए, चाहे कुछ भी बन जाए, किसी कमेटी में चला जाए, लेकिन वो किसी का भला नहीं कर सकता। क्योंकि उसके अंदर जो प्योर पॉलिटिक्स होती है, जिसको कहते हैं ज़मीनी मुद्दे जो हैं, वो उठा ही नहीं पाएगा व्यक्ति। क्योंकि वो चुनाव में पैशन और बाकी चीज़ों तो उसने देखा, लेकिन ज़मीन से जुड़ा हुआ वो व्यक्ति नहीं है, समझदार नहीं है, तो आपके मुद्दे वो सॉल्व नहीं कर पाया। तो मैं यही देखता हूँ, और आम लोगों को भी शायद इसी तरह की चीज़ें देखनी चाहिए कि वो जो उम्मीदवार जो आपने जिताया है, आप जिसको जिताने के लिए वोट कर रहे हैं, वो डिजर्व करता है कि नहीं करता। ये बात आप सही कह रहे हैं। कई बार क्या होता है कि एक पार्टी की लहर होती है, लेकिन एक दूसरी पार्टी में एक ऐसा कैंडिडेट होता है जो काम कर रहा है उस क्षेत्र के लिए। तो कई बार लोगों को वही सोच कर देना चाहिए वोट कि हम पार्टी को नहीं, एक ऐसे उम्मीदवार को जिताएं जो हमारे क्षेत्र के लिए काम करे, हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो। मैं यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहूँगी, हम बिहार चुनाव की जैसे बात कर रहे हैं, हमने युवाओं के बारे में बात की, हमने आधी आबादी महिलाओं के बारे में बात की, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब बात कर ली मैंने। एक जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले भी बता रही थी कि सुबह हुई नहीं कि बुजुर्ग जो हैं वो सबसे पहले वोटर बनने के लिए निकल पड़े थे वोट डालने के लिए कि भाई हमें सबसे पहला वोटर बनना है, और एक सर्टिफिकेट जो मिलता है उन्हें सबसे पहले वोटर का, वो चाहिए। बुजुर्गों की क्या कुछ भूमिका रहने वाली है इस मतदान में, मतलब इस इलेक्शंस के अंदर, कि क्या वो भी कोई बड़ी भूमिका में नज़र आएंगे? क्योंकि जिस तरीके की हमने देखी अलग अलग योजनाएँ भी सबने निकाली हुई हैं कि क्या कुछ रहने वाला, तो क्या सोचते हैं आप?
देखिए, बुज़ुर्ग जो हैं, जो आज हमने सुबह उनकी चीज़ें चलाई और बड़े मतलब अच्छे व्यक्ति दिख रहे थे बातचीत में। दूसरा कि उनके जज्बे को सलाम है भारत एक्सप्रेस की ओर से, वाकई में उन्होंने सराहनीय काम किया। और देखिए, एक व्यक्ति जो 70-72 साल की उम्र में है, 75 साल के भी वो हो सकते हैं, जिनको हमने सुना है, आपने भी सुना है, 75 साल का व्यक्ति जो है इतने जोश और जज्बे के साथ बूथ पर पहुंच रहा है। हल्की ठंड की दस्तक है और ठंड में वो व्यक्ति पहुंचा है इस लिहाज से कि मुझे सबसे पहला वोटर बनना है। अब देखिए, उम्र कहते हैं ना, कई बार नंबर साबित होता है। वो व्यक्ति इस उम्र में आकर के भी कंपटीशन की भावना, प्रतियोगिता की भावना उसके अंदर खत्म नहीं हुई है। वो आदमी वोट इसीलिए सबसे पहले करने जा रहा है कि एक तो मैं अपना मतदान कर दूंगा, दूसरा कि मुझे सब फर्स्ट वोटर का जो एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, एक तमगा दिया जाता है, समाज में कहा जाता है कि फलाने बाबू ने फलाने इलाके के फलाने गाँव के रहने वाले, उस पंचायत के रहने वाले, उन्होंने सबसे पहली वोटिंग की। तो इस उम्र में हम सभी को सीखना चाहिए। यही कंपटीशन की भावना है, यही अच्छी भावना है। और लोकतंत्र में अगर इस तरीके से, इस तरीके के बुजुर्ग अगर निकल रहे हैं, इस उम्र के लोग निकल रहे हैं इस जज्बे के साथ, तो समझिए हम सभी को उनसे सीखना चाहिए। जी, तो जैसा कि हरिशंकर जी ने कहा कि बुजुर्ग जो निकल रहे हैं घर से, महिलाएं जो निकल रही हैं घर से, हमें उन सबसे सीखना चाहिए और मतदान ज़रूर करना चाहिए। जाते जाते सवाल लूँगी आंचल के साथ। आंचल, कई लोग होते हैं जो पहले तो मतदान नहीं करते और फिर जब सरकार बनती है तो उसे कोसते हैं। तो उन लोगों को कितना हक है सरकार को कोसने का कि जब आपने मतदान ही नहीं किया तो आप कैसे किसी को ब्लेम कर सकते हैं? क्या कुछ सोचती हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग मतदान ही नहीं करते उन्हें कोई हक है ही नहीं कि वो सरकार को कोस सके। अगर तुम्हें इतना ही सरकार को कोसना है तो जाकर पहले मतदान करो और फिर तुम्हारा हक बनता है कि तुम जो है सरकार को कोस सको, क्योंकि डेमोक्रेसी में ऐसा ही होता है। जब पावर हमारे हाथ में आती है, पब्लिक के हाथ में वो पावर आती है, तो सरकार को ब्लेम करने की जगह पहले वोट करो। और अगर तुमने वोट करा है तो तुम्हें कहीं ना कहीं हक है कि तुम सरकार को चीज़ों पर, मुद्दों पर ब्लेम कर रहे हो। लेकिन अगर तुमने वोट ही नहीं करा तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ज़रूरत नहीं है सरकार को तुम ब्लेम भी कर सको, क्योंकि जब तुम्हारे पास पावर थी तब तुमने वो पावर नहीं दिखाई, तब तुमने वो सरकार नहीं बदली। जी, कई देखिए, एक मतलब आज से कुछ साल पहले एक ऐड जो है बहुत पॉपुलर हुआ था, मोबाइल का ऐड था, कंपनी का नाम लेना ठीक नहीं है, कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो वो मुट्ठी में दुनिया करने की बात कर रहे थे और कर भी लिया सारी कंपनियों ने। मोबाइल ने बहुत सारी चीज़ें आसान कर दी, ज़िंदगी आसान कर दी। अब तो एआई का दौर गुजर रहा है, लेकिन वो मुट्ठी से भी एक दौर आगे चल चुका है कि आप पूरी दुनिया, एक मतलब पूरी सरकार जो है, एक क्लिक से, एक उंगली के क्लिक से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और लोकतंत्र की ताकत इतनी मजबूत है कि जनता जनार्दन जो चाह ले, जनता को जनार्दन भी कहा गया है। जनार्दन मतलब भगवान, और लोकतंत्र में असली भगवान जो हैं वो जनता ही है। हम जनता हैं, तो नेता जो है हम चुनते हैं और हमारे काम को पूरा करने के लिए। तो मुझे लगता है कि अपना जो मत है, आपका ये जो राइट है, ये लोकतंत्र में सबसे बड़ा पावर हम सभी के पास है। तो इसका इस्तेमाल करना ही करना है, ये आपका राइट है। अगर नहीं किए तो फिर पछताते रहिए, फिर उसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर अभी भी आपने मतदान नहीं किया है तो जाइए जनाब, भोजन नाश्ता तो चलता रहेगा, लेकिन मतदान सबसे ज़रूरी है। और 5 साल में एक ही बार मौका लगता है। जी, तो जैसा कि हरिशंकर जी ने कहा, और बल्कि हम सभी कह रहे हैं कि अगर अभी तक मतदान नहीं किया है तो मतदान करिए, क्योंकि अगर आप मतदान नहीं करेंगे और फिर आप अगर सरकार से कुछ उम्मीदें करते हैं और वो पूरी नहीं होती तो आपको कुछ भी कहने का हक नहीं है। एनडीए मैदान में है, एनडीए की पहले से सरकार है, महागठबंधन चुनौती दे रहा है। कहीं ना कहीं मतलब आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, चुनाव चल रहे हैं और ईवीएम पे ठीकरा फोड़े भी जाएगा अभी थोड़ी देर में, ऐसा कुछ हमें नज़र ज़रूर आएगा, क्योंकि अंतिम चरण का चुनाव होता ही हमारे सामने एग्जिट्स पोल आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हमें जनसुराज की भूमिका को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि इस बार प्रशांत किशोर, राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले प्रशांत किशोर, इस बार खुद मैदान में हैं और अपनी सारी सीटों पर उन्होंने जो है वो उम्मीदवार उतारे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं
किस मतलब भूमिका में मास्टर प्लान बनाते हुए जनसुराज हमें दिखाई दे सकता है, उसकी भूमिका में नहीं भूलनी चाहिए। और एनडीए का तो हम सभी जानते हैं फिलहाल सरकार में है, और नीतीश कुमार के क्या ही कहने। देखेंगे जिस तरफ से मतलब कि जहां पर भी सीटें ज़्यादा होंगी लुढ़कते हुए दिखाई देंगे, क्या इस बार अपने पॉइंट पर वो अड़े रहते हैं, देखने वाली बात होगी। 14 नवंबर को भी और लगातार मतदान से जुड़ी खबरें हम आपको देते रहेंगे, और 14 नवंबर को भी सुबह से ही हम शुरू हो जाएंगे। आपको जो रुझान आने शुरू होंगे हम आपको बताएंगे, आप हमारे साथ ज़रूर बने रहिए। और एक बार फिर से अपील करेंगे कि मतदान नहीं किया है तो ज़रूर जाके करिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।